हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। आने वाले एग्जाम में मई मंथ से करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आपको फ्रेंड्स इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से भी आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस मंथ का पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, $100 अरब का रिमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिमिटेंस का मतलब क्या होता है। रिमिटेंस का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने देश के बाहर से अपने परिवार या फिर अन्य व्यक्तियों को धनराशि या फिर मनी को ट्रांसफ़र करना। ये धनराशि जो होती है ये आमतौर पर वे लोग भेजते हैं जो कि विदेश में काम कर रहे होते हैं। क्लियर? तो हाल ही में फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन 2022 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत $100 अरब का रिमिटेंस प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इंडियन माइग्रेंट्स ने, मतलब जो प्रवासी भारतीय है, उन्होंने पिछले एक साल में तकरीबन $111 अरब जो है वो भारत में भेजे हैं। विश्व के अगर हम टॉप रिमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों की बात करें तो भारत सबसे पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर मैक्सिको, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे नंबर पर फिलीपींस और पाँचवें नंबर पर आता है फ्रांस। भारत जो है वो इस सूची में पहले स्थान पर है। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि $100 अरब का रिमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। तो कौन बन गया है? भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसे कर्मचारी चयन आयोग मतलब SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग SSC का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राकेश रंजन को SSC के जो वर्तमान अध्यक्ष थे S किशोर, उनके स्थान पर नियुक्त किया गया है। 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं जिन्हें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम SSC की बात करें, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो भारत में केंद्र स्तर पर ग्रुप B और ग्रुप C के कर्मचारी के चयन संबंधी एक संस्था है जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राकेश रंजन। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक छोटी सी इंपॉर्टेंट अपडेट है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि करंट अफेयर को सर हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने आपके लिए करंट अफेयर का OSS पैकेज जो है वो डिज़ाइन किया है। OSS मतलब करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन। मतलब आपने अगर इस पैकेज को एनरोल कर लिया, इससे आपने अगर करंट अफेयर पढ़ लिया तो करंट अफेयर की टेंशन आपकी खत्म हो गई। इस पैकेज को हमने कैसे डिज़ाइन किया है, देखिए, इसमें आपको मिलता है मंथ वाइज करंट अफेयर का एक डिटेल ई-बुक जिसमें अच्छे से हर एक टॉपिक को डिटेल में आपको बताया गया है। इसके अलावा जो मंथली करंट अफेयर में आपसे डिस्कस करता हूँ उसका आपको PDF मिल जाता है एंड उसी पे बेस्ड आपको एक मॉक टेस्ट भी दिया जाता है जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पर आप करंट अफेयर का मॉक टेस्ट लगाकर करंट अफेयर की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी हम आपके लिए इस पैकेज के अंदर नए नए इनिशिएटिव ले रहे हैं, जैसे लेटेस्ट अभी एग्ज़ाम जो होती है उनमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन करंट अफेयर्स की डिटेल जो है PDF के फॉर्म में हम इस पैकेज के अंदर आपको देते हैं, जिससे आपको आइडिया लगता है कि लेटेस्ट में अभी ट्रेंड क्या है करंट अफेयर का, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस करंट अफेयर के OSS पैकेज में मिल जाती है। बहुत सारे बच्चों ने इसको एनरोल कर रखा है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर का OSS पैकेज जो है वो एनरोल नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। इसके अलावा भी कुछ डाउट आते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब इनमें से किसने जीता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब जो जीता है वो जीता है मोहन बगान SG ने। दो चीज़ें यहाँ पर समझने वाली, इंडियन सुपर लीग क्या होता है और इंडियन सुपर लीग कप क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस आपका क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर आपने इसको समझ लिया तो सही आंसर टिक करके आओगे। देखिए, इंडियन सुपर लीग की बात कर रहे हैं। भारत में एक प्रमुख फुटबॉल पेशेवर लीग है जिसका आयोजन हर साल होता है। इसमें भारत की अलग अलग टीमें जो होती है वो पार्टिसिपेट करती है। इन टीमों के बीच में राउंड रॉबिन फॉर्मेट में टूर्नामेंट जो है वो आयोजित होता है और इस टेबल में जो पहले स्थान पर होता है उसे ही लीग का शील्ड चैंपियन जो है वो माना जाता है। तो पहले नंबर पर कौन था? मोहन बगान SG था। इसलिए इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब जीता है मोहन बगान SG ने। पर अगर हम यहाँ पर इंडियन सुपर लीग कप की बात करें 2023-24 की, तो वो जीता है मुंबई सिटी ने। वो क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। इंडियन सुपर लीग कप की बात करें तो इंडियन सुपर लीग कप एक नॉकआउट टूर्नामेंट होता है जो कि इंडियन सुपर लीग सीजन के अंत में बिल्कुल खेला जाता है। इसको आमतौर पर
जो इंडियन सुपर लीग होता है उसके फाइनल के नाम से जाना जाता है। लीग स्टेज के बाद में शीर्ष 4 टीमें जो होती है वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करती हैं। प्लेऑफ में सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेला जाता है। जो टीम फाइनल जीतती है उसे ही इंडियन सुपर लीग कप जो है वो प्रदान किया जाता है। तो जो लीग स्टेज में चैंपियन बनता है उसे बोलते हैं लीग शील्ड चैंपियन, जो कि बना है मोहन बगान एसजी 2023-24 में। और फाइनल जिसने जीता है उसको बोलते हैं इंडियन सुपर लीग कप का विजेता, तो वो जीता है मुंबई सिटी एफसी ने। तो दोनों को लेकर कन्फ्यूज मत होइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो सितंबर 2023 से शुरू हुआ था, जो कि मई 2024 में ख़त्म हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रतियोगिता, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्था के रिपोर्ट के अनुसार एक सर्वाधिक गंगा डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा है? तो भारतीय वन्य जीव संस्था की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन जो है वो उपस्थित हैं, जिसमें से 2000 के लगभग केवल उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन जो है मुख्य रूप से चंबल नदी में पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा गंगा नदी डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर गंगा नदी डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है वो ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, प्लेटनिस्टा गेंगेटिका। क्या है? प्लेटनिस्टा गेंगेटिका। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 18 मई 2010 को गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु जो है वो घोषित किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिलम किस राज्य से संबंधित हैं? सबसे पहली चीज़ तो आपको दिमाग में रखना है कि 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो कौन बने हैं? पी श्याम निखिलम बने हैं। और ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। इनसे पहले आर वैशाली को भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया था। शतरंज में ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ग्रैंड मास्टर वो टाइटल है जो कि विश्व शतरंज शासी निकाय FIDE द्वारा प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पी श्याम निखिलम बने, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IPL 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। कोलकाता नाइट राइडर्स ने कुल कितनी बार IPL का खिताब जो है वो जीता है? तो फ्रेंड्स, IPL 2024 का खिताब किसने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। ये चीज़ तो आपको दिमाग में रखना ही है। इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स ने इससे पहले 2012 में और 2014 में भी IPL का खिताब जीत रखा है। तो तीसरी बार इन्होंने IPL का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। IPL का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। IPL की शुरुआत कब हुई थी? इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था 2008 में। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? BCCI के द्वारा आयोजित किया जाता है। और पहली बार जो विजेता रहा था वो कौन रहा था? राजस्थान रॉयल्स रहा था। IPL 2024 में अगर हम पर्पल कैप और ऑरेंज कैप की बात करें तो पर्पल कैप उसे दी जाती है जिसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हो, वो मिला है हर्षल पटेल को। ऑरेंज कैप की बात करें तो विराट कोहली को दिया गया है सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फाइनल जो हुआ था वो कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में हुआ था, और कोलकाता नाइट राइडर्स ने तीसरी बार IPL का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश द्वारा ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा जो है वो लॉन्च किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE ने 10 सालों के लिए ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा जो है वो लॉन्च किया है। ये वीज़ा उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण काम किया हो या फिर महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इससे पहले भी 2019 में UAE ने वैज्ञानिक, बिजनेसमैन और नॉलेज के विभिन्न क्षेत्रों के शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए 10 साल के लिए गोल्डन वीज़ा जो है वो लॉन्च किया था। ध्यान रखिएगा, किस देश द्वारा ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा जो है वो लॉन्च किया गया? UAE के द्वारा, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य श्रेणी में ऑटोबायोग्राफी के लिए किसे पुलित्जर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलित्जर पुरस्कार की बात करते हैं सबसे पहले हम, तो साहित्य, पत्रकारिता, संगीत, म्यूज़िक, इनके क्षेत्र में योगदान के लिए पुलित्जर पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। 1917 से ये पुरस्कार जो है वो दिया जा रहा है। किसके द्वारा दिया जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपसे डिस्कस करूँगा, इनको आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले हम बुक, ड्रामा और म्यूज़िक की श्रेणी में अगर बात करें तो फिक्शन के लिए अमेरिकी उपन्यास जेने एनी फिलिप्स को नाइट वॉच के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। किसके लिए? नाइट वॉच के लिए। ड्रामा में बात करते हैं फ्रेंड्स, प्राइमरी ट्रस्ट नामक ड्रामा के लिए अमेरिकी नाटककार एबोनी बूथ को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। बायोग्राफी की बात करें तो 2 पुस्तकों को इस साल बायोग्राफी की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जो है वो दिया गया। किंग अ लाइफ के लिए अमेरिकी लेखक जोनाथन ईक को और मास्टर स्लेव हस्बैंड वाइफ के लिए इलियन वू को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है।
एंड लास्ट में ऑटोबायोग्राफी की बात करें, आत्मकथा की, तो लिलियानाज इनविजिबल समर के लिए राइटर क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा को पुलित्जर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, साहित्य श्रेणी में ऑटोबायोग्राफी के लिए किसे पुलित्जर पुरस्कार 2024 दिया गया? किसे दिया गया? क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा को। किस बुक के लिए दिया गया ये भी ध्यान रखिएगा, लिलियानाज इनविजिबल समर के लिए। इसके बाद हम जर्नलिज्म की बात करें, पत्रकारिता श्रेणी में, तो 3 मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग की बात करें, खोजी रिपोर्टिंग की, तो उसमें द न्यूयॉर्क टाइम्स के हन्ना ड्रेयर को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की पूरी स्टाफ को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया। एडिटोरियल राइटिंग के लिए द वॉशिंगटन पोस्ट समाचार पत्र के डेविड ई हॉफमैन को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो ये जर्नलिज्म के क्षेत्र में किन किन को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चर्चित ऑक्सीटोसिन का स्राव निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मतलब ग्लैंड करती है? अभी काफ़ी ज़्यादा देखिए हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित किया जाता है, रिलीज किया जाता है। ये हार्मोन जो होता है दूध देने वाले पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। हाल ही के दिनों में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली शहर की डेयरियों में जो दूध देने वाले पशु पर ऑक्सीटोसिन के उपयोग के खिलाफ पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश जो है वो जारी किया है। इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था। जो मवेशी होते हैं, पशु होते हैं, उनको ऑक्सीटोसिन देना जो होता है वो पशु कुर्ता जो है वो माना जाता है, जो कि पशु कुर्ता निवारण अधिनियम 1960 के तहत एक दंडनीय अपराध है। तो इसीलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था। किस ग्रंथि, किस ग्लैंड के द्वारा ये स्रावित किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग जो होता है, पिछले वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ से इसको रिलीज़ किया जाता है। तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा, पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब इनमें से किस देश ने जीता है? तो थॉमस कप, उबेर कप 2024 का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया? चाइना में किया गया। उबेर कप जो है फ्रेंड्स ये महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। वहीं अगर थॉमस कप की बात करें तो ये पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। तो 2024 में चीन ने इंडोनेशिया को हराकर उबेर कप 2024 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है और चीन का ये 16वां खिताब है। वहीं थॉमस कप 2024 की बात करें तो चीन ने इंडोनेशिया को ही हराकर थॉमस कप 2024 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है और चीन का ये 11वां थॉमस कप खिताब है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, चाइना। अगला क्वेश्चन आता है, भारत और किस देश के मध्य लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्र विवाद देखने को मिलता है? तो किस देश के बीच में? नेपाल के बीच में। अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। क्यों रहा? क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने नेपाल का नया नक्शा प्रकाशित करने का फैसला किया है, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। साथ ही इसी नक्शे को 100 रुपये के नेपाली नोट पर छापने की तैयारी की जा रही है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्र जो है भारत और नेपाल के मध्य 34 सालों से ज़्यादा विवादों में है। ध्यान रखिएगा, भारत और किस देश के मध्य विवादित क्षेत्र हैं? नेपाल। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है? तो बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। करीना कपूर जो है यूनिसेफ इंडिया के अलग अलग जो प्रोग्राम्स होते हैं, शिक्षा से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, उनको प्रमोट करते हुए अब हमको देखने को मिलेगी। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। बच्चों के जीवन को बचाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना यूनिसेफ का मुख्य लक्ष्य होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। यहाँ पर करीना कपूर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, स्पेनिश ला लीगा का खिताब 2023-24 किसने जीता है? तो स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने कैडिस को हराकर स्पेनिश ला लीगा 2023-24 सीजन का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। रियल मैड्रिड ने यह 36वां स्पेनिश ला लीगा खिताब जो है वो अपने नाम किया है। ला लीगा प्रतियोगिता जो है ये दुनिया में सबसे लोकप्रिय पेशेवर क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक है, जो कि स्पेन में शीर्ष घरेलू पुरुष पेशेवर फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। रियल मैड्रिड ने 2023-24 का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन आता है, चर्चा में रही शख्सगम घाटी क्षेत्र किस राज्य में स्थित हैं? तो फ्रेंड्स किस राज्य में स्थित हैं? ये लद्दाख में स्थित हैं। क्यों चर्चा में रही? भारत की शख्सगाम वैली में चीन ने अवैध निर्माण के जरिए तनाव को हाल ही में और बढ़ा दिया है। चीन ने शख्सगाम से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ग्वादर पोर्ट तक जोड़ने का प्रयास किया है। इसके कारण भारत ने
चीन की इस हरकत पर कड़ा विरोध किया है। इसी वजह से शक्सगाम घाटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। कहाँ पर स्थित है ये जरूर ध्यान रखिएगा, लद्दाख में स्थित है। शक्सगाम घाटी जो है ये पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो था पीओके उसका हिस्सा हुआ करता था, जिसे भारत चीन युद्ध के एक साल बाद मतलब 1963 में पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया था। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में पहला विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया? तो 25 मई को हाल ही में पहला विश्व फुटबॉल दिवस जो है वो मनाया गया है। 25 मई को क्यों आयोजित किया गया? क्योंकि 25 मई 1924 को पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता में पहली बार दुनिया के सभी क्षेत्रों से टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और 2024 में इस तरीके से फुटबॉल आयोजन का ये 100वां वर्षगांठ है। उसी को ध्यान में रखते हुए उसी की याद में 25 मई को पहला विश्व फुटबॉल दिवस मनाए जाने की घोषणा करी गई थी। तो इस बार 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया। अब से हर साल 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस जो है वो मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एशियाई वीमेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो किया गया, जहां पर भारत की जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर ने स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम किया है और एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय जिम्नास्टिक बन गई हैं। दीपा कर्माकर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। दीपा कर्माकर का ये एशियन चैंपियनशिप में दूसरा मेडल है। इससे पहले वो 2015 में ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीत चुकी हैं। दीपा कर्माकर को गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। 2015 में इन्हें अर्जुन अवार्ड, 2016 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और 2017 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा, एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन बनी है? दीपा कर्माकर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड के कारण 2000 से अधिक लोग मिट्टी में दब गए। पापुआ न्यू गिनी जो है ये किस महासागर में स्थित है? पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र हैं। हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के एंगा प्रांत के गांवों में एक भयानक लैंडस्लाइड देखने को मिला, जिससे काफ़ी ज़्यादा जनहानि देखने को मिली। लगभग 2000 से अधिक लोग जो है वो मिट्टी में दब गए थे और ये घटना जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। इस वजह से ध्यान रखिएगा, पापुआ न्यू गिनी जो है कहाँ पर स्थित एक देश है? दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर मतलब साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में स्थित एक देश है। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मई 2023 में पिछले साल पापुआ न्यू गिनी ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया था। ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर आए? तो फ्रेंड्स, 11वें वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो जापान के कोबे में किया गया, जहां पर भारत ने कुल 17 पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। 6 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक मतलब सिल्वर मेडल और 6 कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और भारत जो है वो पदक तालिका में 6वें स्थान पर आए। पदक तालिका में पहले स्थान पर आए चाइना, दूसरे स्थान पर आए ब्राज़ील और छठे स्थान पर आए इंडिया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भारत ने जो 6 गोल्ड मेडल जीते हैं उनको अगर हम जल्दी से डिस्कस करें तो मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुष हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता, सुमित अंतिल ने पुरुष भाला फेंक मतलब जेवलिन थ्रो में जीता, सचिन खिलारी ने शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीता, सिमरन शर्मा ने महिलाओं की 200 मीटर रेस में, दीप्ति जीवन जी की बात करें तो महिलाओं की 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता और एकता भियाना ने महिलाओं के क्लब थ्रो में गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम किया है। तो कुल मिलाकर भारत ने 6 गोल्ड मेडल जो है वो जीते हैं और भारत पदक तालिका में 6वें स्थान पर आए। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, चर्चा में रहा संविधान का अनुच्छेद 329B इनमें से किससे संबंधित है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में काफ़ी सुर्खियों में रहा। क्यों रहा ये भी हम समझ लेते हैं। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 329B क्या बोलता है? ये बोलता है कि चुनाव प्रक्रिया के बीच में आयोग के कामकाज में न्यायिक हस्तक्षेप जो है वो नहीं किया जा सकता, उस पर यह अनुच्छेद जो है वो रोक लगाता है। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस अनुच्छेद का उपयोग जो है वो देखने को मिला है। जैसा आपने अभी सुना होगा कि लोकसभा इलेक्शन जो है उसमें मतदान के आंकड़ों को जारी करने में थोड़ी देरी देखने को मिली, जिस पर ADR जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म उसने एक याचिका दायर करी थी, जिस पर चुनाव आयोग से इस पर स्पष्टीकरण जो है वो मांगा था। इस याचिका पर सुनवाई को स्थगित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की इस बात पर सहमति जताई है कि अनुच्छेद 329B के तहत न्यायिक हस्तक्षेप जो है वो वर्जित है। मतलब चुनाव प्रक्रिया के बीच में आयोग के कामकाज में न्यायिक हस्तक्षेप जो है वो नहीं की जा सकती। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमारे संविधान के भाग 15 में
अनुच्छेद 324 से 319 तक भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन है। क्वेश्चन में भी ये पूछा जा रहा है किससे संबंधित है भारतीय निर्वाचन आयोग। ये आंसर बिल्कुल सही होगा। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 प्रतियोगिता इनमें से किसने जीती है? तो फ्रेंड्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 में फरारी ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 प्रतियोगिता का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो है फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का ही एक भाग है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? मोनाको में हुआ था। और इस प्रतियोगिता की जो कुल लंबाई थी रेस की वो होती है 3.3 किलोमीटर के आसपास। ध्यान रखिएगा, फरारी ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर ने ये प्रतियोगिता जो है वो जीती है। बी आंसर। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो DRDO के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर V कामत। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में इनका कार्यकाल जो है वो 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। विस्तार के बाद में 31 मई 2025 तक ये DRDO के अध्यक्ष रहेंगे। 2022 में इनकी नियुक्ति की गई थी G सतीश रेड्डी के स्थान पर। DRDO जो है ये भारत का रक्षा अनुसंधान से संबंधित एक संस्था है जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है DRDO के? डॉक्टर समीर V कामत। चर्चित व्यक्ति सत्यदीप गुप्ता किस क्षेत्र से संबंधित हैं? देखिए फ्रेंड्स, सत्यदीप गुप्ता जो है ये एक पर्वतारोही है, माउंटेनर है। क्यों सुर्खियों में थे? क्योंकि इन्होंने एक ही सत्र में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर चढ़ाई करी है और ऐसा करने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थे। ध्यान रखिएगा कौन है? पर्वतारोही हैं। चर्चा में रहा नासा का मैगलन मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो नासा के मैगलन मिशन की बात करें तो ये वीनस ग्रह से संबंधित हैं, वीनस प्लैनेट से संबंधित हैं। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। इस मिशन के थ्रू जो डेटा मिला है उसका विश्लेषण, उस पर एनालिसिस करने के बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि शुक्र ग्रह जो है, वीनस जो है, वहाँ पर एक नया लावे का प्रवाह जो है वो देखने को मिला है, जिससे पता चलता है कि 1990 और 1992 के बीच में वहाँ पर ज्वालामुखी जो है, वोल्केनो जो है वो सक्रिय था। नासा का मैगलन मिशन का उद्देश्य क्या है? रडार इमेजिंग का उपयोग करके वीनस की सतह का मानचित्र बनाना, मतलब डायग्राम रेडी करना और उसके बारे में स्टडी करना। 1989 को ये मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था। हाल ही में इस मिशन का जो डेटा आया था उस पर एनालिसिस करने के बाद में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जारी करी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की रैंकिंग में टॉप 25 खिलाड़ियों में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो ITTF द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा जो है वो 24वें स्थान पर आ गई हैं और मनिका बत्रा जो है टॉप 25 में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। कौन? मनिका बत्रा। ये आंसर। मनिका बत्रा को 2018 में अर्जुन अवार्ड और 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो दिया जा चुका है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 30वीं सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 इनमें से किस देश ने जीती है? तो सुल्तान अजलान शाह कप 2024 की बात करें तो ये इसका 30वां संस्करण था जिसमें कुल 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। जापान, पाकिस्तान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया ने। और इसका आयोजन हुआ था मलेशिया में और फाइनल जो हुआ था वो जापान और पाकिस्तान के बीच में खेला गया था, जहाँ पर जापान जो है वो सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का विजेता रहा है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। सुल्तान अजलान शाह कप की बात करें तो मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। भारत जो है 5 बार इस ट्रॉफी को जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया? तो बिहार राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह 2005 से लेकर 2013 और 2017 से लेकर 2020 तक बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे हैं? बिहार। ये आंसर। हाल ही में रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई। रस्किन बॉन्ड किस भाषा के लेखक हैं? तो भारत के अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप जो है वो प्रदान की गई। इसकी घोषणा जो है वो 2021 में की जा चुकी थी। रस्किन बॉन्ड का जन्म जो है वो भारत के हिमाचल प्रदेश में हुआ था और इनकी कुछ फेमस बुक हैं जो अक्सर एग्ज़ाम के अंदर हमको देखने को मिलती है, जैसे कि द रूम ऑन द रूफ, अवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, अ फाइट ऑफ पिजन्स, द ब्लू अम्ब्रेला। ये वो बुक हैं जो अक्सर एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अप्रैल माह की फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ हैली मैथ्यूज़ किस देश से संबंधित हैं? तो ICC द्वारा अप्रैल माह के प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा इस बार की गई। फीमेल प्लेयर की बात करें तो हैली मैथ्यू जो वेस्ट इंडीज़ की हैं उन्हें अप्रैल माह की फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया। बी आंसर।
चर्चा में रहे रॉबर्ट फिको किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो रॉबर्ट फिको जो है ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं। अब चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि हाल ही में रॉबर्ट फिको पर स्लोवाकिया की राजधानी ब्रोटिस्लावा के एक शहर में उन पर हमला देखने को मिला, जिस वजह से रॉबर्ट फिको जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसी घटना के कारण रॉबर्ट फिको जो है काफ़ी चर्चा में रहे। किस देश के प्रधानमंत्री हैं ये? स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं। स्लोवाकिया देश जो है ये यूरोपीय संघ मतलब नाटो का एक सदस्य हैं। आगे बात करते हैं, हाल ही में लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो 15 मई को ही लॉरेंस वोंग ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है और सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस वोंग। ये सिंगापुर की पीपुल्स एक्शन पार्टी से संबंधित हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सिंगापुर जो है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप है, जहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन है? थर्मन शनमुगरत्नम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा की। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं? तो भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री ने हाल ही में संन्यास की घोषणा करी है। सुनील छेत्री ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत जो है वो 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ की थी। किस खेल से संबंधित हैं? ये फुटबॉल से संबंधित हैं। इन्होंने अपने करियर में कुल 94 गोल किए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक गोल करने के मामले में ये चौथे स्थान पर हैं। कौन से स्थान पर हैं? चौथे स्थान पर हैं। टॉप 3 जो हैं उसमें देखिए, पहले स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सेकंड पर अली डेई और तीसरे पर है लियोनेल मेसी। सुनील छेत्री को फुटबॉल में उनके योगदान के लिए 2019 में पद्मश्री, 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और 2011 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा, फुटबॉल से संबंधित हैं। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो 2024 में इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो कौन सा देश है? चाइना है। GTRI की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में चीन जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 के दौरान अमेरिका जो था वो शीर्ष व्यापारिक भागीदार था, पर फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो उसमें चीन जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है 13 से 15 मई के बीच में नीदरलैंड में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? हाइड्रोजन को स्वच्छ ऊर्जा के रूप में बढ़ावा देना। ध्यान रखिएगा, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नीदरलैंड में किया गया। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस को रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में इस दिवस की थीम क्या थी? आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज़ अ रिवॉर्ड। ये इस बार की थीम थी। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है हेनरी डुनेंट के सम्मान में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिवस जो है पहली बार 1948 में मनाया गया था। रेड क्रॉस जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन क्या है? असहाय और घायल सैनिकों और नागरिकों की रक्षा करना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने करी थी? संस्थापक कौन है? हेनरी डुनेंट। 3 बार रेड क्रॉस को नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो दिया जा चुका है, 1917, 1944 और 1963 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है हर साल 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बुक केरोस के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 प्रदान किया गया। यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में देखिए पूछा जा सकता है। केरोस बुक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? लेखिका जेनी अपेरनबेक के द्वारा लिखी गई है। और इस बुक का जो ट्रांसलेशन किया है, अनुवाद किया है, वो किया है माइकल हॉफमैन ने। तो ध्यान रखिएगा, जेनी अपेरनबेक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 जो है वो प्रदान किया गया है। और जेनी अपेरनबेक पहली जर्मन लेखिका हैं जिन्हें बुकर प्राइज जो है वो दिया गया है। यहाँ पर अगर हम केरोस बुक की बात करें तो पूर्वी जर्मनी के अस्तित्व के अंतिम वर्षों के दौरान एक प्रेम कहानी पर यह बुक जो है वो बेस्ड है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करें तो ये पुरस्कार जो है हर साल अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तक को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2005 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, 2024 के लिए जर्मन लेखिका जेनी अपेरनबेक की पुस्तक केरोस के लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 जो है वो दिया गया है। और इस बुक का अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन किसने किया है? माइकल हॉफमैन ने किया है। अगर हम पिछले साल 2023 की बात करें तो टाइम शेल्टर के लिए बल्गेरियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव को और उस बुक का ट्रांसलेशन करने के लिए एंजेला रोडेल को 2023 इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस भारतीय फिल्म ने 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिने पुरस्कार जो है वो जीता है? तो भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था पुणे के छात्रों की फिल्म सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिने पुरस्कार जो है वो अपने नाम किया है। सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वन टू नो फिल्म का निर्देशन जो है FTTI के छात्र चिदानंद नाइक के द्वारा किया गया है। सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ये जो फिल्म है ये 16 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म है जो कि एक बुजुर्ग महिला द्वारा मुर्गा चुराने के कारण गांव में अराजकता फैल जाने की कहानी पर बेस्ड है। ध्यान रखिएगा, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को ला सिने पुरस्कार जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 20 मई को किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और आने वाली एग्जाम में चांस बनता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी 20 मई को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर का निधन हो गया। ये जो दुर्घटना हुई थी ये ईरान अजरबैजान सीमा के पास हुई है। इब्राहिम रईसी की बात करें तो जून 2021 में ये ईरान के राष्ट्रपति बने थे और वो ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक ईरान से संबंधित थे। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईरान देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हाल ही में निधन हो गया। बी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन यूरोपीय देश बना है? तो यूरोपीय देश स्पेन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य जो है वो बना है। वर्तमान में कुल 199 देश जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, जिसमें से 99 देशों ने इसकी सदस्यता की पुष्टि की है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जैसा कि आपको पता ही है कि इसकी स्थापना जो है भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से COP21 पेरिस जलवायु बैठक के दौरान की थी। कब? 2015 में। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में। इसका उद्देश्य क्या है? इसके सदस्य देशों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देना। तो हाल ही में स्पेन जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है। अगला क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में 20 मई से 24 मई तक के बीच में किया गया। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या है? साइबर सुरक्षा से जुड़े हुए सभी संगठनों की साइबर रक्षा क्षमता को बढ़ावा देना, वहीं सभी संगठनों के बीच आपसी तालमेल को भी बढ़ावा देना है। ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला ज्योति आत्रे किस राज्य से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की 55 वर्षीय ज्योति आत्रे जो है वो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं। कौन? मध्य प्रदेश की ज्योति आत्रे। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। ज्योति आत्रे ने संगीता बहल का 53 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह करने का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। इससे रिलेटेड एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा, हाल ही में काम्या कार्तिकेयन जो है महाराष्ट्र से आती है, ये सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारतीय महिला बनी है। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। वहीं नेपाली कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह करके रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे नए चक्रवात रेमल का नामकरण किस देश ने किया है? तो बंगाल की खाड़ी में हाल ही में तूफान रेमल का प्रभाव हमको देखने को मिला। हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नामांकन की प्रणाली के अनुसार इस चक्रवात का नाम जो है वो रेमल रखा गया है। अरबी में रेमल का अर्थ होता है रेत, और इस चक्रवात का नाम का सुझाव जो है वो किसने दिया है? ओमान ने दिया है। वही पूछा जा रहा है, किस देश के द्वारा? ओमान के द्वारा। ए आंसर बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस राज्य में सागा दावा बौद्ध त्योहार आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन हाल ही में सिक्किम राज्य में सागा दावा त्योहार जो है वो आयोजित किया गया। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, SSC के अंदर स्पेशली। सागा दावा एक बौद्ध त्योहार है जो कि बौद्ध पंचांग के चौथे महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस त्योहार की शुरुआत जो है 1950 में हुई थी, जो कि विशेष रूप से सिक्किम के गंगटोक में स्थित तुसुकला खंग मठ में आयोजित किया जाता है। यह त्योहार जो है गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सागा दावा जो बौद्ध त्योहार है ये किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? सिक्किम में। हाल ही में सेलिब्रेट किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सिक्किम में और भी त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं जैसे कि लोसर, भूमचू, ये भी आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वियतनाम का राष्ट्रपति इनमें से किसे नियुक्त किया गया है?
तो हाल ही में ही अभी वियतनाम की संसद द्वारा जनरल टू लेम को वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया है। जनरल टू लेम की बात करें तो ये वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, जो कि पहले वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री थे। वियतनाम दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, हनोई है। जनरल टू लेम यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्न में से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को खगोल विज्ञान के लिए मतलब एस्ट्रोनॉमी के लिए द शॉ प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किस इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट को? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। श्रीनिवास आर कुलकर्णी की बात करें तो ये कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फिजिक्स, मैथ्स और खगोल विज्ञान विभागों के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर श्रीनिवास को खगोल विज्ञान में मिलीसेकेंड पल्सर, गामा रे विस्फोट और सुपरनोवा के लिए उनके द्वारा किए गए खोजों के लिए पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ध्यान रखिएगा, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को खगोल विज्ञान के लिए द शॉ प्राइज 2024 दिया गया? श्रीनिवास आर कुलकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स द्वारा जारी किए गए दुनिया के शीर्ष 15 अमीरों में कितने भारतीय व्यक्ति शामिल हैं? तो फ्रेंड्स, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2024 जो है वो जारी किया गया, जिसमें दुनिया के शीर्ष 15 अगर अमीरों की बात करें तो इस सूची में भारत के 2 व्यवसायी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को शामिल किया गया है। इस सूची में अगर हम पहले स्थान पर बात करें तो वो आते हैं लुई विटॉन। इस सूची में अगर हम पहले स्थान पर बात करें तो वो कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ड, जिनकी कुल संपत्ति कितनी है? $220 बिलियन और ये विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ड की बात करें तो लुई विटॉन के ये संस्थापक हैं। इनकी ये जो कंपनी है दुनिया के सबसे शाही सामान जो है वो बनाती हैं। मतलब यहाँ पर आपको बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं इनकी वेबसाइट पर। अगर हम सिंपल एक पर्स की बात करें, लेडीज़ पर्स की, तो उसकी भी कीमत यहाँ पर 2 लाख से 4 लाख 5 लाख तक होती है। तो आपने नाम भी सुना होगा ब्रांड का, लुई विटॉन। इसके संस्थापक कौन हैं? बर्नार्ड अर्नोल्ड हैं, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। सेकंड नंबर पर आते हैं जेफ बेजोस, जिनकी कुल संपत्ति $207 बिलियन है। और तीसरे नंबर पर आते हैं एलन मस्क, जिनकी संपत्ति है $190 बिलियन। अगर हम भारतीयों की बात करें तो $110 अरब की संपत्ति के साथ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष जो है मुकेश अंबानी, वो 12वें स्थान पर आते हैं। वहीं $100 अरब की संपत्ति के साथ गौतम अडानी जो है इस सूची में 14वें स्थान पर आते हैं। तो विश्व के टॉप 15 अमीर व्यक्तियों में भारत के 2 व्यक्ति जो है वो शामिल हैं। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? तो फ्रेंड्स, मुंबई की काम्या कार्तिकेयन जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला और दुनिया की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई हैं। मात्र 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। काम्या कार्तिकेयन की बात करें तो इन्होंने भारत की शिवांगी पाठक का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। तो यहाँ पर काम्या कार्तिकेयन बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 1984 में बछेंद्री पाल जो है वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी और पहली भारतीय महिला बनी थी। और बछेंद्री पाल द्वारा लिखित पुस्तक भी है एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहली महिला कौन थी और सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स TTCI 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है वो जारी किया गया, जिसमें कुल 119 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत को रखा गया है 39 नंबर पर। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। 2021 में भारत की जो रैंक रही थी वो रही थी 54, तो वहाँ से भारत की रैंक करेक्ट होकर 39 तक आ गई है। इस इंडेक्स में कुल जो स्कोर होता है वो होता है 7 का, जहाँ पर 1 सबसे खराब होता है और 7 सबसे अच्छा होता है। और TTCI 2024 के इंडेक्स में भारत को जो स्कोर मिला है वो मिला है 4.25। टॉप 3 देशों की बात करें इस इंडेक्स में तो पहले स्थान पर USA है, दूसरे स्थान पर स्पेन और तीसरे स्थान पर है जापान। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। TTCI इंडेक्स को जो जारी करता है वो कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2007 में हुई थी। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, विश्व जैव विविधता दिवस 2024 की थीम क्या है? तो हर साल 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो मनाया जाता है। 2024 में इस दिवस की थीम क्या थी? बी अ पार्ट ऑफ द प्लान। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने हेतु 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया था। उद्देश्य क्या इसका? बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य में लुशाई ओरम नाम का
दुर्लभ पौधा जो है वो खोजा गया है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि लुशाई नामक एक जनजाति है जो कि मिज़ोरम में निवास करती हैं। तो उन्हीं के नाम पर इस दुर्लभ पौधे का जो नाम जो है वो रखा गया है, लुशाई ओरम। तो ये मिज़ोरम से संबंधित हैं। मिज़ोरम के फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ अर्ध परजीवी स्थलीय पौधा जो है वो खोजा गया है। इस दुर्लभ स्थलीय पौधे का नाम जो है मिज़ोरम की जनजाति लुशाई के नाम पर लुशाई ओरम रखा गया है। लुशाई जनजाति की बात करें तो कुकी चीन जनजाति समूह के अंतर्गत एक जनजाति हैं जिन्हें आमतौर पर मिजोस के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, किस राज्य में? मिज़ोरम में। मिज़ोरम में लुशाई ओरम नाम का दुर्लभ पौधा जो है वो खोजा गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ईरान का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, 20 मई को एक दुर्घटना के दौरान ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हो गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। जिसके बाद ईरान के उपराष्ट्रपति जो थे मोहम्मद मोकबेर, उनको ईरान का कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त किया गया है, मोहम्मद मोकबेर। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2024 रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? तो फोर्ब्स ने वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट 2024 की सूची जो है जारी करी है, जिसमें पुर्तगाल देश के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है 260 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल कमाई के साथ इस सूची में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। अगर हम दूसरे स्थान पर बात करें तो स्पेन के गोल्फ खिलाड़ी हैं जॉन राम, वो दूसरे नंबर पर हैं, और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी जो है वो तीसरे नंबर पर हैं। तो यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, चर्चित मणिपुरी पोनी किस जानवर की ब्रीड है? तो फ्रेंड्स, मणिपुरी पोनी या मैतेई सागोल जो है ये एक प्रसिद्ध घोड़े की ब्रीड है। हाल ही में मणिपुर सरकार ने मणिपुरी पोनी या फिर मैतेई सागोल को लुप्त होने से बचाने के लिए अलग अलग संगठनों और संघों के साथ में हाथ मिलाया है। ये जो घोड़े की ब्रीड है ये मणिपुर के इतिहास और पौराणिक कथाओं दोनों में दिखाई देता है और इसका उपयोग युद्ध और पोलो के लिए किया जाता था। मणिपुरी पोनी और मैतेई सागोल भारत की 7 मान्यता प्राप्त घोड़े और टट्टू नस्लों में से एक हैं। मणिपुरी सरकार ने 2023 में मणिपुरी टट्टू को लुप्त प्राय नस्ल जो है वो घोषित किया था। ध्यान रखिएगा, मणिपुरी पोनी हाल ही के दिनों में चर्चा में रही। किस जानवर की ब्रीड है ये? घोड़े की ब्रीड है। सी आंसर। कर्नाटक के किस शहर में रॉक कला का पहला साक्ष्य जो है वो खोजा गया है? तो पुरातत्वविदों ने मंगलूर शहर में प्राकृतिक पत्थर की चट्टान पर मानव पैरों के निशान के रूप में रॉक कला का पहला सबूत जो है वो खोजा है। पुरातत्वविदों के अनुसार ये अनुमान लगाया गया है कि पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी में ये निशान जो है वो बनाए गए होंगे। तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के किस शहर में रॉक कला का पहला साक्ष्य खोजा गया है? मंगलूर में। ए आंसर। हाल ही में भारतीय सेना को AK-203 असॉल्ट राइफल सौंपी गई। AK-203 असॉल्ट राइफल को किसके सहयोग से बनाया गया है? तो हाल ही में भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल जो है वो सौंपी गई हैं। इस असॉल्ट राइफल को उत्तर प्रदेश के कोरवा में स्थापित भारत रूस संयुक्त उद्यम द्वारा बनाया गया है। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। 2021 में 5,000 करोड़ से अधिक के अनुबंध के तहत रूस और भारत के संयुक्त उद्यम इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भारत में 6.1 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण किए जाने का अनुबंध किया गया था। उसी के तहत भारतीय सेना को हाल ही में 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल जो है वो सौंपी गई हैं। ध्यान रखिएगा, किसके सहयोग से बनाया गया है? रशिया के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पद्म भूषण विजेता नारायण वाघुल का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? देखिए, नारायण वाघुल की बात करें तो भारतीय बैंकिंग के इन्हें भीष्म पिता के रूप में जाना जाता है। नारायण वाघुल को ICICI बैंक के सुधार के लिए जाना जाता है। हाल ही में इनका 88 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। व्यापार और उद्योग श्रेणी में इनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कब दिया गया था? 2010 में। ये आंसर सही होगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि बैंकिंग सेक्टर से ये संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नील नदी की एक सहायक शाखा मतलब ट्रिब्यूटरी अहरामत शाखा की खोज की गई। नील नदी किस महाद्वीप की प्रमुख नदी है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप में स्थित मिस्र के पिरामिड के पास नील नदी की एक ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है अरहामत, उसकी खोज की गई। अरहामत जो है अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पिरामिड। क्लियर? नील नदी जो है ये किस महाद्वीप की प्रमुख नदी है? अफ्रीका की। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से होता है। और कहाँ तक पहुँचती है? ये भूमध्य सागर में जाकर मिलती हैं। नील नदी के बेसिन एरिया की बात करें तो ये 11 अफ्रीका देशों में फैला हुआ है।
अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो वाइट नाइल, ब्लू नाइल, अटबारा, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा, अफ्रीका। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? तो फ्रेंड्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो होता है ये हर साल 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिवस के अवसर पर आरएसएफ द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 जो है वो जारी किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का ये 22वां संस्करण था, जिसमें कुल 180 देशों को शामिल किया गया था। 2024 के इस इंडेक्स में बात करें भारत की रैंक की, तो भारत की रैंक रही है 159। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 2023 में भारत की रैंक 161 थी, 161 थी। 2 स्थान जो है वो भारत की रैंकिंग में सुधार देखने को मिला है। 2024 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक हो गई है 159। इस इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो पहले नंबर पर नॉर्वे, दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर है स्वीडन। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2024 में कितने वायुसेना के योद्धाओं को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वायुसेना के अलंकरण समारोह के दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने 51 वायुसेना के योद्धाओं को राष्ट्रपति पुरस्कार जो है वो प्रदान किए हैं। कितने वायुसेना योद्धाओं को? 51। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। इन पुरस्कारों में स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा को वीरता के लिए वायुसेना पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चांगी 6 मिशन किस देश का चंद्र मिशन है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में चीन ने चांगी 6 चंद्रमा मिशन जो है वो लॉन्च किया है। इस मिशन को चाइना ने हेनॉन द्वीप के वेनचोंग स्पेस साइट से लॉन्च किया है। कहाँ से? वेनचोंग स्पेस साइट से। चीन का जो है चांगी मिशन जो है ये 6वां मिशन है। इससे पहले यह चांगी मिशन के 5 मिशन जो है वो लॉन्च कर चुका है। इस सैटेलाइट में कैमरे का यूज़ किया गया है जो कि चंद्रमा की स्पष्ट तस्वीरें लेगा। इसी के साथ साथ इस मिशन का उद्देश्य है चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना। ध्यान रखिएगा, चांगी 6 चंद्रमा मिशन जो है किस देश का चंद्र मिशन है? चीन का। चर्चा में रही पेंटिंग इंदुलेखा किसके द्वारा बनाई गई है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी राजा रवि वर्मा की पेंटिंग इंदुलेखा की पहली प्रति का अनावरण जो है वो केरल के किलिमनूर पैलेस में किया गया। इस पेंटिंग में 1889 में प्रकाशित ओ चंदू मेनन के पहले आधुनिक मलयालम उपन्यास की नायिका इंदुलेखा को दर्शाया गया है। ध्यान रखिएगा, पेंटिंग इंदुलेखा जो है किसके द्वारा बनाई गई है? राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई है। राजा रवि वर्मा की बात करें तो ये भारतीय चित्रकार और कलाकार थे। किस राज्य से संबंधित थे? ये केरल से संबंधित थे। इनकी पेंटिंग जो है पुराणों, महान भारतीय महाकाव्यों, महाभारत, रामायण, इनसे संबंधित हुआ करती थी। ध्यान रखिएगा, चर्चा में रही पेंटिंग इंदुलेखा किसके द्वारा बनाई गई है? रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चर्चित अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो फ्रेंड्स, कहाँ पर स्थित है अटाकामा मरुस्थल? दक्षिण अमेरिका का देश है चिली, वहाँ पर स्थित है। अभी सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि शोधकर्ताओं को अटाकामा मरुस्थल डेजर्ट में 13 फीट नीचे सूक्ष्म जीवों का एक बायोस्फीयर मिला है। इस खोज में बहुत अधिक गहराई में रहने वाले सूक्ष्म जीव समुदाय की खोज की गई है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था। ध्यान रखिएगा, अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में चिली देश के अंदर स्थित है। ये विश्व का सबसे शुष्क गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है, जहाँ पर बहुत ही कम वर्षा जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा, दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? देखिए, हाल ही के दिनों में अभी सुर्खियों में रहा। क्यों सुर्खियों में रहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को लेकर कुछ स्टेटमेंट जो है वो जारी करे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर विवाह के दौरान सभी जरूरी समारोह जो है आयोजित नहीं किए गए तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन हिंदू विवाह जो होगा वो अमान्य होंगे। मतलब सिंपल अगर लैंग्वेज में समझे हम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू रीति रिवाजों और 7 फेरों के बिना शादी जो होगी वो मान्य नहीं होगी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो है वो क्या बोलता है? देखिए, इसको पारित किया गया था 1955 में। ये हिंदुओं के बीच विवाह से एक संबंधित कानून है। ये जो अधिनियम है न केवल हिंदू विवाह के लिए समारोह और पंजीकरण का प्रावधान करता है, बल्कि तलाक से संबंधित नियम जो है वो भी बताता है। इस अधिनियम के तहत हिंदू की परिभाषा में बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल हैं। इस अधिनियम के तहत शादी के समय दूल्हे की जो उम्र होती है वो कितनी बताई गई है? कम से कम 21 वर्ष। वहीं दुल्हन की उम्र जो है वो कम से कम 18 साल जो है वो होनी चाहिए। अगर इससे कम होती है तो नाबालिगों के विवाह के चलते 3 साल तक की कैद या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो प्रावधान में किया गया है। तो ये है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हाल ही के दिनों में सुर्खियों में था। ध्यान रखिएगा, किस वर्ष ये आया था? 1955। ए आंसर। 1 मई 2024 को गुजरात और महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, गुजरात और महाराष्ट्र ने
1 मई 2024 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की गई थी। 1 मई 1960 में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा दोनों राज्यों को पृथक कर अलग अलग राज्य जो है वो बनाए गए थे। तो ध्यान रखिएगा, 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र जो है ये अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं और 2024 में इन्होंने 64वां राज्य स्थापना दिवस मनाया, 64th। बी आंसर। चर्चा में रही एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है ये किस टेक्नोलॉजी से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी जो है एस्ट्राजेनेका, उसने ब्रिटेन की अदालत में स्वीकार किया है कि कोविड-19 की उसकी वैक्सीन से थ्रोम्बोसिस सिंड्रोम जैसे दुर्लभ साइड इफेक्ट जो है वो हो सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम की बात करें, TTS की, तो इसकी वजह से शरीर में 2 गंभीर समस्याएं जो है वो हो सकती हैं। इससे शरीर में खून के थक्के जो है ब्लड क्लॉट वो बन सकते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती हैं और प्लेटलेट की संख्या जो है वो कम हो सकती हैं। कोविड-19 बीमारी के दौरान ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की इसी वैक्सीन को भारत में कोविशील्ड के नाम से इस्तेमाल किया गया था। भारत के अंदर मुख्यतः 2 वैक्सीन लगी थी कोविड-19 की, एक है कोविशील्ड और एक है कोवैक्सीन। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है ये वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। इस टेक्नोलॉजी में वायरस का इस्तेमाल करने से पहले इसे लेबोरेटरी में बदल दिया जाता है ताकि ये लोगों में बीमारी जो है वो पैदा ना कर सकें। तो ये टेक्नोलॉजी होती है वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी। इसी पे बेस्ड है वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की, और वही पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1 मई को DRDO ने कहाँ से स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण किया है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने 1 मई को ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण किया है। स्मार्ट मिसाइल का पूरा रूप क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम मिसाइल। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये एक लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता जो है वो 643 किलोमीटर के आसपास है और ये 20 किलोमीटर तक के हल्के वजन वाले टॉर्पीडो को ले जा सकती हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ओडिशा से इसका परीक्षण किया गया। हाल ही में किस देश में युकाटन प्रायद्वीप के नज़दीक सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल जो है वो खोजा गया है। इस सबसे गहरे ब्लू होल का नाम जो है वो क्या रखा गया है? तामजा ब्लू होल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी तक इस ब्लू होल की संपूर्ण गहराई जो है वो मापी नहीं गई है, पर इस तरीके के रिजल्ट देखने को मिले हैं जिससे ये दुनिया के सबसे बड़े ब्लू होल होने का दावा पेश करता है। ब्लू होल की बात करें फ्रेंड्स, तो ब्लू होल्स जो होते हैं ये गहरे समुद्र में बहुत ही गहरे गड्ढे होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की शेलों से बने होते हैं। इनकी आकार और गहराई जो होती है वो अलग अलग होती है। अगर हम दुनिया के कुछ प्रमुख ब्लू होल की बात करें तो ड्रैगन होल जो कि दक्षिण चीन सागर में स्थित हैं, ग्रेट ब्लू होल और डीन ब्लू होल ये कैरिबियन सागर में स्थित हैं। तो ये कुछ फेमस ब्लू होल जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मेक्सिको देश में युकाटन प्रायद्वीप के नज़दीक सबसे गहरा ब्लू होल जो है वो खोजा गया है जिसका नाम है तामजा ब्लू होल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चर्चित नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए अभी सुर्खियों में है, इसलिए पता होना चाहिए आपको कि ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। तमिलनाडु सरकार ने राज्य पशु नीलगिरी तहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण जो है वो किया है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? लुप्त प्राय प्रजाति को बेहतर ढंग से समझना और उन्हें संरक्षित करना। नीलगिरी तहर की बात करें तो तमिलनाडु और केरल राज्यों में नीलगिरी पर्वत और पश्चिम घाट के दक्षिणी भाग में रहने वाला एक जंगली प्राणी है जिसका स्थानीय नाम क्या है? नीलगिरी साकिन, या फिर इसे साकिन के नाम से भी जानते हैं। IUCN के अनुसार ये लुप्त प्राय प्रजाति हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत नीलगिरी तहर को भी संरक्षित जो है वो किया गया है। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु राज्य का एक राजकीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय वायुसेना और नौसेना में रैम्पेज मिसाइलों को शामिल किया गया। रैम्पेज मिसाइलें किस प्रकार की मिसाइल हैं? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में रैम्पेज मिसाइलों को शामिल किया गया। रैम्पेज मिसाइलों की बात करें फ्रेंड्स, तो ये इजराइल ने विकसित करी हैं जो कि हवा से ज़मीन पर मार करने वाली एक सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है कि ये मिसाइल जो है आवाज़ से भी ज़्यादा स्पीड से टारगेट पर हमला करती हैं। इन्हें हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 मिसाइल भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हवा से ज़मीन में मार कर सकती हैं रैम्पेज मिसाइल। ए आंसर। किस भारतीय को व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो असम की वन्य जीव संरक्षणवादी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। पूर्णिमा देवी बर्मन को ये पुरस्कार जो है हरगिला नाम से प्रसिद्ध
ग्रेटर एडजुटेंट पक्षी, जिसे सारस के नाम से भी जाना जाता है, उसके संरक्षण हेतु किए गए उनके प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी ने ग्रेटर एडजुटेंट पक्षी के संरक्षण के लिए असम में स्टार्क सिस्टर आंदोलन भी चलाया था। व्हिटली अवार्ड की बात करें फ्रेंड्स, तो इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, 1993 में, और पहली बार यह सम्मान दिया गया था 1994 में। एडवर्ड व्हिटली द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इसीलिए इस पुरस्कार का नाम व्हिटली गोल्ड पुरस्कार जो है वो रखा गया है। ध्यान रखिएगा, 2024 में किस भारतीय को दिया गया है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। और भी अलग अलग देशों के कई लोगों को दिया गया है, भारत से दिया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चाकीसारस नेकुल निम्न में से किसकी प्रजाति है? तो अर्जेंटीना के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने एक शाकाहारी डायनासोर चाकीसारस नेकुल की खोज करी है। किसकी प्रजाति है ये? डायनासोर की एक प्रजाति है। डायनासोर चाकीसारस नेकुल की बात करें तो ये लगभग 90 मिलियन वर्ष पहले पेटागोनिया में लेट क्रेटिशियस काल के दौरान पाए जाते थे। चाकीसारस के अध्ययन से ये खुलासा हुआ है कि इनकी पूंछ जो है वो नीचे की ओर मुड़ी हुई थी, जो कि एक विशिष्ट विशेषता है, क्योंकि अन्य डायनासोरों में ये विशेषता नहीं देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, चाकीसारस नेकुल जो है ये डायनासोर की एक प्रजाति है। हाल ही के दिनों में अर्जेंटीना के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने इसकी खोज करी है। बी आंसर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारे मई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर भी इसका आपको PDF मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि करंट अफेयर के लिए फ्रेंड्स मैंने आपके लिए स्पेशल एक पैकेज डिज़ाइन किया है, करंट अफेयर का OSS पैकेज, वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज। इसके अंदर आपको हर मंथ का वीडियो करंट अफेयर मिलता है, मंथ वाइज आपको इसमें करंट अफेयर की डिटेल ई-बुक मिलती है। जो अभी मैंने आपको वीडियो कंप्लीट कराया है इसका PDF मिल जाता है। इसी पर बेस्ड एक मॉक टेस्ट आपको दिया जाता है, जिससे कि आप बार बार उसकी प्रैक्टिस कर सको। तो कंप्लीट एक पैकेज हमने आपको प्रोवाइड कर रखा है। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर आप ये पैकेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 100-150 रुपये में आप इस पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इसको ज्वाइन कर रखा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।